समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ताकतवर हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपका दोस्त पवन चौधरी। एमपीपीएससी 2026 का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से समस्या ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो सफल हो गए, लेकिन बहुत सारे अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो असफल, वो अनसक्सेसफुल आपको हो गए। किसी ने कहा था कि सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। नहीं, बिल्कुल असफलता अनाथ नहीं है। वो बच्चे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में असफल हुए हैं, उन असफल स्टूडेंट्स के साथ में हम खड़े हैं। एक्चुअली वो असफलता नहीं है, वो सीखने का एक और मौका है। जीवन में सफलता असफलता सब चीज़ें आपको चलती रहती, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी असफलताओं से, अपने फेल्यूर से अगर नहीं सीखा तो आगे बढ़ने की उसकी जो संभावना है वो संभावना भी लगभग समाप्त हो जाती है। आपने अस्पताल में लेटे हुए किसी मरीज को देखा होगा, वो मरीज तब तक ही जिंदा है, तब तक ही संघर्ष कर रहा है जीवन में, जब तक उसकी लाइन जो है वो अप डाउन आपको चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको चल रही है। जहाँ पर वो लाइन स्ट्रेट हुई, जीवन एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो जीवन में सफलताएं, असफलताएं, सक्सेस, फेल्यूर सभी चीज़ें चलती रहती, लेकिन इंसान वही है जो इन सिचुएशन से सीखे, अपनी असफलताओं को एनालाइज करे, उसका विश्लेषण करे और उसका विश्लेषण करके आगे बढ़े। तो वो सभी स्टूडेंट जो अनफॉर्चुनेटली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में असफल हुए हैं, सफलता उनको हाथ नहीं लगी है, उनके लिए हम लोग कुछ इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं कि 2026 की जगह जब 2027 का नंबर आए तो आपका नाम जो है उस फाइनल लिस्ट में आपको जरूर हो। तो एक बहुत ही अच्छा एक कविता है स्पेशली हरिवंश राय बच्चन की, और वो कविता कुछ ऐसे बोलती है कि जो बीत गया सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो सबको प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गया फिर कहाँ मिला, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। ठीक है, 1 साल गुजर गया, आपने कोशिश की, शायद नहीं की होगी, असफलता आपके हाथ लगी, लेकिन उस असफलता के बाद आप समझ चुके होंगे कि आपकी असफलताओं के कारण क्या है। पहली चीज़, आपकी असफलता के लिए आप किसी दूसरे को दोष ना दें कि पीएससी में ऐसा हो गया, एग्ज़ाम सेंटर पे वैसा हो गया, एग्ज़ाम सेंटर पे ये हो गया। जो भी आपने किया, आपने खुद ने किया, आपके खुद के माध्यम से हुआ। तो दूसरों को दोषारोपण देना, किसी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, टीचर्स को, रिश्तेदारों को, इससे कुछ नहीं होगा। हमको उस फेल्यूर से सीख के आगे की तरफ आपको बढ़ना है, क्योंकि जो अगला अटैम्प्ट हम लोग देंगे तो अगला अटैम्प्ट जो है हम कितनी मजबूती से, कितनी ताकत से आपको दे सकते हैं। अब आपके फेल्यूर के जो 5 रीज़न जो मुझे समझ में आते हैं, पहला रीज़न जो हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ, 2 चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले करनी है। पहला, द सिलेबस कंप्लीशन एंड द पीवाईक्यू कंप्लीशन। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको लगाना और साथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, सिलेबस को पूरा करना। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, लेक ऑफ द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। अब आपने एमपीपीएससी का सिलेबस पूरा पढ़ा ही नहीं है ना। अभी मैं एग्जाम के पहले भी कई बार मैंने आपको बोला था, बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एक टॉपिक है इकोनॉमी का, और इस इकोनॉमी के टॉपिक से तो कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं कई सारे टीचर से भी जब बात करता हूँ तो बोलते हैं सर इकोनॉमी से क्वेश्चन कहाँ आता है। लेकिन इस बार इकोनॉमी और इकोनॉमी का जो डेटा है वो डेटा ही ज़्यादातर बच्चों को लेके डूब गया। तकरीबन 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट इकोनॉमी के, स्पेशली एमपी इकोनॉमी के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वो बेसिक फैक्ट्स हुआ करते थे और वो आंसर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता थे। खैर, ऐसा नहीं है कि वो 7-8 क्वेश्चन थे, बाकी 91 क्वेश्चन तो आपके पास थे ना। तो अब इसको तो बहाना नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, ये एक रीज़न है कि आप इकोनॉमी जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको आपने सीरियस लेना बंद कर दिया। एग्ज़ाम वाले एमपीपीएससी ने सोचा कि एमपी हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन ना पूछें, मिडाइवल हिस्ट्री को लगभग आपको छोड़ दिया, कल्चर पूछा तो ऐसा पूछा जो बहुत डीप और बहुत डिटेल आपको पूछा। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन पहली बात है कि जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है, उस सिलेबस को आपने कभी भी कंप्लीट आपको नहीं किया। आपने क्या देखा कि अच्छा एमपी पढ़ लेते हैं, आपने सिर्फ एमपी पढ़ लिया, एमपी की 4 यूनिट पढ़ ली, बाकी की 6 यूनिट जो है वो बाकी की 6 यूनिट्स आपने छोड़ दी।
वो 6 यूनिट्स आपने नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि ठीक है एमपी पढ़ लिया, एमपी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, वैसे ही नेगेटिव मार्किंग है, तो हमको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इन सब रीजंस के कारण मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स जब मैंने देखे तो वो 55, 60, 65 इसके ऊपर स्टूडेंट निकल ही नहीं पाया। 60-65 के ऊपर स्टूडेंट निकल ही नहीं पाया। उसको लगा कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप लोगों ने सिलेबस को हल्के में लिया। यू अंडरस्टिमेट द सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी। सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उस हर टॉपिक को अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आई डोंट थिंक सो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि आप लोगों ने रिविज़न तो किया ही नहीं। रिवीजन किस चिड़िया का नाम है आपको तो पता ही नहीं है। आपने क्या करा, आपने तो 26 को पेपर था तो 25 की रात तक आप सिर्फ पढ़ते रहे, आपने रिवीजन नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम के पहले, टॉपिक के पहले 3 बार उसका जो रिवीजन है, 3 बार रिवीजन आपका होना कंपलसरी है। रिसर्च बोलता है कि किसी भी चीज़ को आप 3 बार बोलें या 3 बार उसको पढ़ लें, 3 बार रिवाइज कर लें, उसके भूलने की संभावना जो है वो 70% कम हो जाती है। 70% चांसेस है कि उस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, रिवीजन तो हम कभी करते ही नहीं है। रिवीजन किस चिड़िया का काम है। तो होता क्या है ना, स्टूडेंट तमाम तरह के रिसोर्सेज, तमाम तरह की बुक्स खरीद के ले आएगा, इससे भी पढ़ लेगा, उससे भी पढ़ लेगा, लेकिन रिवीजन नहीं करता है। रिवीजन करने के अलावा हम अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट कभी अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता। आप एग्ज़ाम के पहले अपने बहुत सारे बढ़िया वाले शॉर्ट नोट्स बना के बैठे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले अगर मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको शेयर कर दूं, आप अपने शॉर्ट नोट्स शेयर साइड में करके मेरे शॉर्ट नोट्स पे फोकस कर लोगे। अरे खुद पे भरोसा नहीं है क्या? खुद पे विश्वास नहीं है? 6 महीने मेहनत करके शॉर्ट नोट्स बनाए, किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे, इसने बढ़िया बनाए, इसने अच्छे बनाए। दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट पीपल गोइंग टू रिवाइज एवरी टाइम। रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। सफलता की जो कुंजी है वो कुंजी सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिविज़न के अंदर है, बार बार दोहराने से यहाँ पर आपको है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। स्टूडेंट क्या करता है, रिविज़न आपको नहीं करता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। है ना, बार बार अभ्यास करने से सफलता आपको मिलती है। और जो रस्सी है, जो कुएं की जो मेड़ के ऊपर, कुएं का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो रस्सी है, वो रस्सी जब बार बार आती है तो वो रस्सी जो है वो पत्थर के ऊपर भी अपना निशान बना देती है। तो रिवीजन करने से, बार बार दोहराने से हर चीज़ याद हो जाती है। अब छोटे बच्चे जब थे तो आपको ABCD एक बार में याद हो गया था कि आप वो, मम्मी ने बोला बड़ा A फॉर एप्पल, B ना, भूल जाते थे। माँ ने पूछा 2 दिन बाद कि A फॉर आप याद कर रहे हो, A फॉर क्या था, B फॉर क्या था? क्यों? लैक ऑफ रिवीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक काम करो, A से लेके Z तक मुझे ABCD सुनाओ, बोले सर पता है, याद है, अभी सुना देंगे। A से लेके G तक पूरा अनाराम सुनाओ, है ना, मतलब वर्णमाला सुनाओ हिंदी की। खैर इसमें कुछ लोग अटक जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरी वर्णमाला लगभग बच्चों को याद होगी। रीज़न क्या है? रीज़न है हमने उसको इतनी बार पढ़ा कि वो हमको नींद में भी अगर कोई जगह के बोलेगा हम याद कर लेंगे। ABCD, है ना, ABCD जो भी है वो हम तुरंत, क्यों? हमने उसको इतनी एक्सटेंसिवली बार उसको रिवाइज किया, उसको यूज़ किया। वी नेवर फॉरगेट दैट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग का पता था। नेगेटिव मार्किंग का एक जो हवा है, उसका एक जो फियर है, वो फियर आपके दिमाग में बैठ गया, एक भय आपके दिमाग में बैठ गया कि यार ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो नंबर कम आएंगे। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट 70+ अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। मैंने बच्चों से पूछा सर 70 के ऊपर तो हो ही नहीं पा रहे थे, हमको डर लग रहा था कि ज़्यादा गलत ना हो जाए। ठीक है, आपने 70 अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है ना। कितने हो गए? 210 नंबर, कट ऑफ तो इसके ऊपर गया। आपको बोला था कि 85+ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर 85+ अटेम्प्ट किए होते तो आप जो है उस लिस्ट के अंदर अभी शामिल आपको होते। तो आपने क्या किया, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है उस पैटर्न को समझा ही नहीं। टीचर्स ने समझाया कि पैटर्न क्या है, समझो इस बात को, समझो, नहीं समझ पाए। हमने उसको यूजुअली UPSC से कनेक्ट कर लिया कि UPSC में 110, 120 पे सिलेक्शन हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 170, 180 में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ आपको हो गई, क्यों? सिलेक्शन जो मार्क्स है वो 200 के 200 से ऊपर आपको गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है उस पैटर्न को नहीं समझ पाया, उसके कारण जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट बच्चों के बहुत कम हुए। अटेम्प्ट इतने कम हुए कि आप सोचो ना कि 70 क्वेश्चन है, उसमें से 65 सही है,
तो 180 और फिर 15 हो गए कितने, 195। तो 195 नंबर उसके आ रहे हैं, और चलो ठीक है, हम 5 नेगेटिव मार्किंग के 5 नंबर भी कम कर देते, 180 नंबर उसके आ रहे हैं। 180 नंबर अच्छे, लेकिन कट ऑफ तो 200 के ऊपर गया। यहीं पर अगर आप 85 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते तो मे बी पॉसिबल आपके 210, 215, 220 नंबर आपको आ जाते। तो नेगेटिव मार्किंग पैटर्न को स्टूडेंट नहीं समझ पाया। मेहनत तो बहुत की थी लेकिन समझ नहीं पाया। दूसरा है कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी रहती है। मैं बोलता हूँ कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ो। जितनी बार किताब को पढ़ोगे उतनी बार उससे एक नया क्रक्स, उससे एक नई जो सोच है वो नई सोच विकसित होगी। उसका रीज़न ये है कि हर उस किताब को जब दूसरी हो, जैसे एक किताब मैंने आज पढ़ी, आज से 3 महीने बाद वो किताब मैं फिर से पढ़ूंगा। इन दैट केस क्या होगा कि इन दैट केस 3 साल में मैंने और भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई, मेरे नॉलेज की वृद्धि हुई, और वो नॉलेज की वृद्धि ने उस किताब के जो पर्सपेक्टिव थे, उसके जो पॉइंट्स थे, उनको समझाने में और ज़्यादा मदद की, और ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। जैसे अभी रिसेंटली मैं वर्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ यूपी में, और असम एंड वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट्स में, तो मैंने बहुत डिटेल में बच्चों को वर्ड हिस्ट्री पढ़ाई। अब वर्ड हिस्ट्री पढ़ाने के बाद उसको इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करके उसको पढ़ाना मेरे लिए और आसान हो गया और सिंपल। आपको तो आई एम वेरी मच सिंप्लीफाई दैट टॉपिक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कि इंडिया में कोई इवेंट्स हुई तो उसका रीज़न जो है वो यूरोप में कोई रीज़न था, या फ्रेंच रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट भारत में इस तरीके से आपको हुआ। तो आई कैन कनेक्ट बोथ ऑफ दिस थिंग। मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से इंटरमिंगल कर सकता हूँ जब तक मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव पे उन चीज़ों को सोच रहा हूँ, उनको समझ रहा हूँ। तो एक ही किताब पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, अच्छे से आपको पढ़ो, या मैक्सिमम 2 किताबें पढ़ो, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाए, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपके फैक्ट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ना आए कि कौन सा फैक्ट सही है, कौन सा गलत है, ये चीज़ें आपके अंदर आपको ना हो। तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, 5 ऐसे रीजंस हैं जो आपको असफलता दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, बहुत हो गया असफलता। अब सक्सेस कैसे मिले, सफलता कैसे मिले, कि सर अगली बार हम इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर न हो, हमारा प्री निकल चुका और हम इस वीडियो बोले अरे सर ने पिछली बार ये सही वीडियो बनाया था, लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था, उसके लास्ट ईयर भी। मैं पिछले 8 साल से असफल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिनके साथ कोई नहीं खड़ा है उनके साथ मैं खड़ा हूँ। मैं बताऊंगा कि तुम असफल क्यों हुए, उससे अगर सीख गए तो सफलता आपको मिल जाएगी। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो अभी का पैटर्न आपने देखा, MPPSC का एग्ज़ाम का पैटर्न आपको देखा, इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक जो बहुत ही बेसिक जो गवर्नमेंट डेटा है, हमेशा मैं बोलता हूँ, मैंने 2015-16 से बच्चों को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना शुरू किया, एंड सम स्टूडेंट स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पढ़ता है। अरे भाई चल, प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम मेंस की आंसर राइटिंग में इकोनॉमिक सर्वे और उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक गवर्नमेंट डेटा है, लाइक द इकोनॉमिक सर्वे, लाइक द बजट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, जो स्पेशली मैं मतलब ये दोनों चीज़ें, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की भी हो सकती है, ये MP गवर्नमेंट की भी हो सकती है। तो बेसिक जो रिपोर्ट्स हैं, बेसिक जो डेटा है इंडियन गवर्नमेंट की भी और उसके अलावा MP गवर्नमेंट की भी, तो दोनों का बेसिक जो रिपोर्ट्स हैं, उन बेसिक रिपोर्ट्स को आपको कम से कम देखना चाहिए। ये प्री के अलावा आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक दूसरा प्रॉब्लम बच्चों के साथ में है कि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि सर पहले प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें, बड़ा कन्फ्यूजन है उनके अंदर। खैर, अब तो जिसका प्री नहीं निकला है, तो बच्चा क्या करता है कि अच्छा अभी प्री निकला, अच्छा प्री का पेपर बहुत टफ है, तो मैं फिर से अगले 6, 7, 8, 10 महीने मैं प्री में पढ़ूंगा। तो बच्चा फिर से प्री पढ़ता है, अगले 10 महीने फिर से प्री पढ़ेगा, अगली बार फ्री प्री देगा, फिर अगली बार प्री पढ़ेगा। तो लगातार वो प्री का जो विशियस साइकिल है, उस विशियस साइकिल में बच्चा फंस जाता है, उसके बाहर निकल ही नहीं पाता। उससे बाहर निकलने का रास्ता है स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मेंस सब्जेक्ट। मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनसे अपनी तैयारी आपको शुरू करो, उससे आपका लेवल, आपका जो बेस है वो बेस इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम द मेंस, द सब्जेक्ट लाइक द सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट लाइक द एंटरप्रेन्योरशिप, सब्जेक्ट लाइक द एथिक्स, दिस 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस।
मेंस के लिए ये तीनों विषय जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एमपी, साइंस एंड टेक, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो हर टॉपिक को जब आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, ये आपको ज़्यादा इंसाइट देता है, उस टॉपिक के डिटेल में जाने की, उस टॉपिक में डीप में जाने की इजाज़त देता है। प्री में आप बहुत ही ऊपरी तौर पर चीज़ों को पढ़ लेते हो, आपने ल्यूसेंट पढ़ ली, आपने रैपिड फायर पढ़ ली, आपको लगा आपका काम हो गया, नहीं हुआ आपका काम। आपने बहुत ही सुपरफिशियल, आपने बहुत ही बेसिक लेवल पे चीज़ों को पढ़ा है, आप मेंस तक तो गई नहीं। जब मेंस में आप पढ़ोगे तो चीज़ों को बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हो और साथ में आंसर राइटिंग करते हो। जब आंसर राइटिंग करते हो ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एमपीपीएससी के सिलेबस में जो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 2 मार्कर आपको दिया है, 2 मार्कर क्यों दिया है? 2 मार्कर देने का रीज़न है कि आपके प्री के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वो प्री के बेसिक फैक्ट्स की प्रिपरेशन हो सके, इसलिए 2 मार्कर दिए हैं। 2 मार्कर में आप 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख देते हो, है ना, और वो फैक्ट्स आपको कब याद होंगे? जब आपने प्री की प्रॉपर प्रिपरेशन की होगी, या आपने मेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिटेल फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को जब देखा होगा, तो प्री जो मेंस का 2 मार्कर आपने लिखा होगा तो प्री के फैक्ट्स अपने आप प्रिपेयर हो गए होंगे। हम क्या करते हैं, प्री के फैक्ट्स तो हमने रट लिए और उसको मेंस में कैसा लिखना हम समझ ही नहीं पाए। जबकि मेंस के फैक्ट्स को या मेंस के टाइम पर 2 मार्कर के फैक्ट्स को अगर अच्छे से आप लिखो तो आपके प्री के जो फैक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाते हैं। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मेंस, स्पेशली द सब्जेक्ट लाइक द हिस्ट्री, सब्जेक्ट लाइक द सोशियोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, एथिक्स, ऐसे टॉपिक से शुरुआत करो। सर समझ में नहीं, अरे समझ में आपके पास कोई ऑप्शन है? अभी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आ सकती। बस आपको एक माइंडसेट बनाना है, अपने दिमाग में माइंडसेट बनाना है कि वो चीज़ आपको समझ में आ सके। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सफलता के बजाय असफलता के भय से ज़्यादा ग्रसित हो। आप सोच के बैठोगे यार हम असफल हो गए तो क्या होगा, ये कभी सोचा कि सफल हो गए तो क्या होगा? सो यू हैव टू थिंक हाउ वी कैन गेट सक्सीड, नॉट हाउ वी कैन गेट फेल्यूर। हम असफल, जब कोई छोटा बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा जब खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको पता है वो गिरेगा, लेकिन फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में असफलता का जो भय है, असफलता का भय नहीं है, असफलता का फियर नहीं है। असफलता का फियर ही आपको सफलता से दूर करता है, आपको सक्सेस से दूर करता है। सो टू गेट द सक्सेस यू हैव टू कंप्लीट योर मेन सब्जेक्ट। पर एक बड़ा भ्रम है कि सर वो है ना एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हमने फलाने टॉपर का वीडियो देखा था, उसने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ये 5 उंगलियां तो बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर आपको नहीं है ना। तो 5 उंगलियां जब बराबर नहीं, तो एक टॉपर की सक्सेस स्टोरी को आप अपनी स्टोरी कैसे बना सकते हैं? कि उसने, अच्छा हो सकता है उसका बेस बड़ा स्ट्रांग हो, उसने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हो, या उसका बेस स्कूल का इतना स्ट्रांग हो कि उसको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आपको तो एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आपको सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की आपको डेवलप होगी। आपको सभी सब्जेक्ट की 6 से लेकर 10th तक की जो एनसीईआरटी है वो आँख बंद करके पढ़ना ही पढ़ना है। आपको हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री आपको 12th का एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी आपको 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है वो जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उससे से आपका जो बेस है, उससे आपका बेस बनेगा। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से तो मैं प्रॉपर कंटिन्यू, मेरा काम ही पढ़ाना। शुरू के 2 साल तो पढ़ा लिया, खुद भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली आई एम टीचिंग। जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ कि यार मेरी एंशिएंट की क्लासेस है, मैं उठाता हूँ पुरानी वाली एनसीईआरटी, मैं खुद बैठ के घर पे एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, अपने खुद के नोट्स रिवाइज करता हूँ, देन आई केम फॉर द क्लासेस। और जितनी बार मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा उतनी बार नए विचार, नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, न्यू थिंग्स, न्यू टाइप ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में। दैट्स वाई द रीडिंग एनसीईआरटी इज टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे करते नहीं है। फिर चौथी चीज़ आपको जो ध्यान रखना वो होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो सिलेबस है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। आपको फोकस करना है सिलेबस को कंप्लीट करने में, सिलेबस को पूरा करने। जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करोगे तब तक आपके सफलता के चांसेस बहुत। और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में यू हैव टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग।
आपको जो आंसर राइटिंग है वो आंसर राइटिंग भी कंटिन्यूसली करना। अगर आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे तो आपके उस पढ़े का, उस चीज़ों को करने का कोई औचित्य, कोई मतलब वहाँ पर आपको नहीं रहेगा जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। सो टू गो फॉर द आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं सर, हम आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप नहीं सीख पा रहे हो आंसर राइटिंग, तो कम से कम आप 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 2 मार्कर। 2 नंबर से शुरुआत करो, उसके बाद 7 मार्कर पे आओ, उसके बाद 10 नंबर पे आओ। सीधा डायरेक्टली 2 मार्कर सीधा 10 मार्कर लिखने की कोशिश करना ज़रूरी नहीं है। पहले 2, 7, 10, जब आप छोटे बच्चे थे, तो जब आप पैदा हुए ना, या मैं भी जब पैदा हुआ, तो बस लेटा रहता था, कोई रिएक्शन नहीं। कोई बोल रहा है ले ले छोटे बच्चे, अले पवन, आई एम नॉट रिएक्टिंग। फिर थोड़ा मैं और बड़ा हुआ, 2-3 महीने का, आई स्टार्टेड रिएक्टिंग। मैं सुन के स्माइल करना सीखा, फिर मैं करवट लेना सीखा, फिर मैं बैठना सीखा, फिर मैं घुटने चलना सीखा, फिर मैं खड़ा होना सीखा, फिर मैं चलना सीखा, फिर मैं दौड़ना सीखा। पैदा होते ही जानवर के बच्चे पैदा होते ही भागने लग जाते हैं, देखा होगा आपने, क्योंकि नेचर ने उनको वैसा बनाया है। नेचर ने, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने मदर फादर की नर्चरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखा ना, गाय का बच्चा पैदा हुआ 1 घंटे में खड़ा हो जाएगा। 3-4 दिन में वो, आप अगर छोड़ दिया आपने गाय के बच्चे को, वो गांव के अंदर, शहर के अंदर दौड़ता फिरेगा, भागता फिरेगा। क्यों? नेचर ने उसको इस तरह से इवॉल्व किया है कि वो पैदा होते ही 1-2 घंटे में खड़ा होकर अपना काम खुद करने लग जाएगा। ह्यूमन इज़ नॉट लाइक दैट। सबकी नर्चरिंग, इंसान, भगवान ने सबको एवोल्यूशन अलग अलग लेवल पे दिया है। हमारा एवोल्यूशन स्लो है, धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व हुए, धीरे धीरे आपको विकसित हुए हैं। तो हमको जब सफलता या कोई भी टॉपिक पढ़े, तो वो भी हमको स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम ही हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। हमको लगता है कि एक बार में सब कुछ हो जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपके जो एग्ज़ाम है, आपकी एग्ज़ाम क्या है? आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ने के साथ में वो ऑनलाइन के साथ में जो पीडीएफ्स हैं, वो पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कम से कम आप अपनी जो रीडिंग है, वो रीडिंग तो ऑफलाइन रखो, किताबें तो कम से कम पढ़ो। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बुक रीडिंग करते ही नहीं, और बुक रीडिंग अगर नहीं करेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस आपका जो नोट्स है, वो नोट्स कभी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, नोट्स कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? आप किताब को पढ़ ही नहीं रहे हो। किताब पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आपको एक आदत डालनी है, और वो आदत ये है कि आपको रोज़ रात को सोने के पहले एक किताब पढ़नी है। कोई भी किताब ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वॉट एवर इट विल बी। कोई फिक्शनल स्टोरी ले लो, कोई गोदान गबन कुछ भी उठा के आपको ले लो, है ना, कोई भी ऐसी किताब आपको ले लो। और उसके बाद रोज़ आप एक कोशिश करो कि उस किताब का एक चैप्टर आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ सोने के पहले मोबाइल चलाते हो ना, तो सोने के पहले उस बुक का जो एक चैप्टर है, एक चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आपने उस बुक का एक चैप्टर रोज़ पढ़ लिया, आपके पढ़ने की हैबिट इंक्रीज हो जाएगी, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। रील शॉर्ट देखने का बहुत मन करता है ना, मेरा भी करता है ना। एक बार रील शॉर्ट देखना शुरू किया तो देखे जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा। 2 घंटा 3 घंटा कब ख़त्म हो गया। इसी तरीके से इंसान मोबाइल आने के पहले किताबों में डूब जाता था, अब मोबाइल में डूब जाता है, पहले किताबों में डूब जाता था। तो वो जो दौर था किताबों में डूबने वाला, वो दौर आपको फिर से चाहिए। मोबाइल साइड में रखो, 1 से 1.5 घंटा स्पेशली एक चैप्टर से शुरू करो, फिर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, उतने एक तो आपकी एग्ज़ाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होगी, है ना, व्याकरण की गलतियाँ कम होगी, उतने ज़्यादा शब्दावली, उतने ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं, उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, शब्द आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका मानसिक विकास होगा, सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्षमता विकसित होगी। रील शॉर्ट देखने से मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होता, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से। याद रखो, आज रोज़ एक चैप्टर, कसम खाओ, यहाँ पे ओथ लो कि एक चैप्टर जो है, जो भी आपकी बुक पसंद है, उस बुक का एक चैप्टर रोज पढ़ेंगे। और ये काम आपको अगले 365 दिन करना है। अगले 365 दिन करना है, मतलब 365 दिन में 365 चैप्टर पढ़े आपने। एक किताब में एवरेज 25 से 30 चैप्टर होते हैं, मैं मान लेता हूँ 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर्स आपको होते हैं। आपने क्या करा? आपने तकरीबन 12 बुक्स ख़त्म कर दी।
12 किताबें ख़त्म कर दी। सोचा, आप कभी सोच सकते हैं कि 12 बुक भी पढ़ सकते हो। यू हैव टू एंड कंप्लीट द 12 बुक्स। 12 बुक आपने ख़त्म कर दी, 12। और ये अगर बुक सब्जेक्ट की हो तो बहुत अच्छा है। आपको और भी कोई नॉवेल पढ़ता है, कोई कुछ और पढ़ता है, पढ़ो 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 पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग, उतना आपका दिमाग एग्ज़ाम के साइकिल में रहेगा। पढ़ना बंद कर दिया, रील शॉर्ट वीडियो आपको देखना शुरू कर दिया, खेला ख़त्म, खेला हो बे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, और याद रखिएगा ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, याद रखिएगा। और इन चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो अगले साल आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे कि यार ये वीडियो सर ने शेयर किया था, ये कर, तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली बार मिलेंगे तो ये सुनते हुए मिलेंगे कि सर आपने बोला था मेरा मेंस निकल गया, मुझे सफलता मिल गई। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस।